नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरना दे रहे किसानों ने आंदोलन को रफ्तार देने का फैसला किया है। सर्द हवाओं के बीच बीते 26 दिनों से धरना दे रहे किसानों ने 21 दिसंबर यानी आज भूख हड़ताल करने का फैसला किया है। इसके अलावा 27 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे, उस दिन किसान और आंदोलनकारी देश भर में थालियां बजाएंगे। किसान संगठनों ने कहा है कि वो 26 और 27 दिसंबर को एनडीए के सांसदों से संपर्क करेंगे कि वे बीजेपी को कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर करें। इसके बाद और एनडीए के नेता अपने समर्थन को लेकर जो कुछ भी कहेंगे उसे हम जनता को बताएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर एनडीए के नेता किसानों का समर्थन नहीं करेंगे तो उनका भी विरोध किया जाएगा। स्वराज इंडिया नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि सोमवार से किसान नेता भूख हड़ताल शुरू करेंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि 11 किसान नेता हर दिन 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि वो देश के अन्य हिस्सों में आंदोलनरत किसानों से भी अपील करते हैं कि वो भी भूख हड़ताल पर बैठें। केंद्र सरकार ने किसानों को एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है। सरकार ने किसान नेताओं से कहा है कि वे अपनी सुविधा के मुताबिक उस तारीख का चयन कर लें जिस दिन बातचीत की जा सके। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब को लिखे पत्र में अपील की है कि आगे की बातचीत के लिए तारीख तय की जाए जिससे इस मसले का हल निकल सके। इस पत्र को 39 अन्य किसान नेताओं को भी भेजा गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा पर पिछले 3 हफ्ते से चल रहे किसान आंदोलन के बीच उसमें सक्रिय और अहम भूमिका निभाने वाले पंजाब के एक किसान संगठन पर कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना विदेश से फंड लेने का आरोप लगाया गया है। बैंक ने उस किसान संगठन को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द जरूरी रजिस्ट्रेशन पूरा करें। जिस संगठन पर यह आरोप लगा है उसका नाम भारतीय किसान यूनियन उग्रहन है। भारतीय किसान यूनियन उग्रहन के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कला ने विदेशों से आए पैसे को लेकर कहा है कि उनके संगठन को पिछले 2 महीनों में 8 से 9 लाख रुपए मिले हैं, जिसके बारे में बैंक अधिकारियों ने हमें तलब किया था। उन्होंने बताया है ये पैसा आमतौर पर विदेशों में रहने वाले पंजाबियों ने भेजे हैं जो नियमित रूप से सामाजिक कारणों से दान करते रहते हैं। बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश सरकार ने जबरन या बहला फुसलाकर धर्मांतरण के उद्देश्य के शादी के खिलाफ एक कठोर कानून लागू कर दिया है। इसके तहत कानून का उल्लंघन करने वाले को 7 साल की सजा का प्रावधान है। बता दें, बीते महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जबरन या धोखे से किए गए धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश को अधिसूचित किया था। इसके तहत 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। इसके तहत अभी तक करीब 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 11 FIR भी दर्ज की जा चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिक 2 गाड़ियों में बैठकर सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। ये घटना लेह से 135 किलोमीटर पूर्व में मौजूद न्योमा एरिया के चांगतांग गांव की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने रविवार को इसका वीडियो शेयर किया। अखबार का कहना है कि चीनी सैनिक सादे कपड़ों में थे और स्थानीय चरवाहों को अपने पशु वहां चरने से मना कर रहे थे। हालांकि स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण उन्हें वहां से जाना पड़ा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सेना PLA के पश्चिमी थिएटर कमांडर जनरल झाओ जोंगी को हटा दिया है और उनकी जगह जनरल झांग जुडांग को लाया गया है, जिन्होंने कभी भी भारतीय सीमा पर अपनी सेवाएं नहीं दी हैं। बता दें, लगभग 7 महीने से जारी गतिरोध के लिए हटाए गए जनरल झाओ जोंगी को भी जिम्मेदार माना जा रहा था। वो भारत और भूटान को लेकर सख्त रवैया रखते हैं, लेकिन अब इस बदलाव के साथ हो सकता है कुछ उम्मीद जगे। भारत में एक दिन में 24,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,55,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,45,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,03,000 के पार हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस नया स्ट्रेन मिलने और अचानक से उसके मामले में बढ़ोतरी होने से भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता बढ़ गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की सोमवार को बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का नया प्रकार ब्रिटेन में संक्रमण को तेजी से फैलाने के लिए जिम्मेदार है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने ओली सरकार की सिफारिश के अनुसार देश की संसद यानी प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है और मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की कैबिनेट ने संसद भंग करने की सिफारिश की थी, जिस पर अप्रसन्नता जताते हुए विरोध स्वरूप 7 मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। राष्ट्रपति के फैसले के अनुसार 30 अप्रैल और 10 मई को 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे।
नेपाल में सत्ता को लेकर सत्ताधारी पार्टी में लंबे समय से खींचतान चल रही है और उसी का नतीजा है कि ओली ने संसद को भंग करने की अनुशंसा की है। सत्ता पाने का ये संघर्ष मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रीमियम पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच चल रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।